आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से आज की पॉलिटी की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया? तो इलेक्शन इन इंडिया 1892 का जो एक्ट था उससे इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। अगला है, निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजॉयज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, जोनल काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड इलेक्शन कमीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस सिर्फ फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन के पास है। ठीक है, तो 1 और 5 हो जाएगा आंसर, लेकिन बाकी के जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संघीय प्रणाली को विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम पूछ रहा है, फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ पावर फेडरल सिस्टम का है। सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया के फेडरल सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा। डिवीज़न ऑफ पावर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी पावर फीचर है। ठीक है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे फेडरल में आते हैं। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये एक प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट का फीचर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है 1, 3 और 5। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिखित संविधान। ठीक है, तो 1, 3 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? Which one of the following is not a department under the Ministry of Home Affairs? ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह विभाग और राज्यों से संबंधित विभाग जो भी होते हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं, लेकिन कानून और व्यवस्था से जुड़ा विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है। ठीक है, होम अफेयर्स के अंदर नहीं आता है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त आयोग के संदर्भ में सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फाइनेंस कमीशन? तो पहला स्टेटमेंट कहता है कॉन्स्टिट्यूटेड एट द एक्सपायरी ऑफ एवरी 5 ईयर, इसका गठन प्रति 5 वर्ष के समाप्ति पर होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। एवरी 5 ईयर्स वी हैव टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन, हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है। उसके बाद रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, करों से हुई प्राप्तियों और केंद्र और राज्यों में वितरण की अनुशंसा करता है। तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। ठीक है, 5 मेंबर पावर बॉडी होती है फाइनेंस कमीशन, जिसमें 1 चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। तो ये सही बात है, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, और पांचवा है, चौथा है, इट एडवाइस इज़ बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो फाइनेंस कमीशन की जितनी भी एडवाइस होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकर नहीं होती हैं, बिल्कुल भी बाध्यकर नहीं होती हैं। ठीक है, रिकमेंडेशंस होती हैं, लेकिन रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लेकिन कोई भी बाइंडिंग एडवाइस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है वो 4th स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि हमने ये सारे एक्ट्स की एक सीरीज़ पहले से बना रखी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो 1909 एक्ट में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, 1892 में हुआ था। तो ये गलत हो जाता है, करेक्टली मैच पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पे। अगला 1919 एक्ट से है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बोल रहा है यहाँ पे। तो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपको बताना है मुझे कि किस एक्ट से आई थी। इसके बाद 1935 में कह रहा डायरार्की इन स्टेट, तो ये भी आपको मुझे बताना है।
कि सही है या नहीं सही है। और एक्चुअली में तो यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट्स तीनों ही गलत है, ठीक है। लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस एक्ट से आई थी और डायरेक्टली इन स्टेट किस एक्ट से आई थी, ये आपको कमेंट डाउन करना है। और लास्ट क्या आता है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कब आया था, तो 1947 में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था। उसके बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से जिस ढंग से और जिस आधार पर हटाया जा सकता है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सीएजी के रिमूवल और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज ओनली लाइक इन द मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड्स किससे मैच करता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज से मैच करता है। बिल्कुल उसी तरह से उनको रिमूव किया जा सकता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। और वो कैसे रिमूव किया जा सकता था कि एक जब पार्लियामेंट से उनको उस मोशन को में वोटिंग होती है और जो प्रोसीजर होता है वो पार्लियामेंट के थ्रू होकर के जाता है और उसके बाद में ही जज को रिमूव किया जा सकता है, तो वही प्रोसीजर पार्लियामेंट वाला ही प्रोसीजर फॉलो होता है सीएजी के केस में भी। अगला है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स आर गिवन टू स्टेट बाय सेंटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ठीक है। तो वैधानिक अनुदान किसके निर्देश पे दिए जाते हैं राज्यों को, तो ये बता रहा है वित्त आयोग की, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बोले पर दिए जाते हैं। फिर स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम वाज अकॉर्डेड बाय, पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी, तो वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के थ्रू दी गई थी, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम तो 1861 का जो एक्ट आया था इंडियन काउंसिल एक्ट उसके थ्रू मिली थी, ठीक है, पोर्टफोलियो। अगला है डायरार्की वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो डायरार्की कब किसमें इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1990 में के एक्ट में इंट्रोड्यूस हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, तो डायरार्की एक्ट सेंटर है, ऑल इंडिया फेडरेशन है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, लेकिन डायरार्की इन प्रोविंसेस तो यहाँ पे अबॉलिश किया गया था 1935 के एक्ट से, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगी कि अगर आपने इन एक्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हमारे पास जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ जा कर के इन एक्ट्स को अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी डीपली इनको समझाया है एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को माइंड में लेकर के, तो आप उनको एक बार फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट इन एक्ट्स को लेकर के क्लियर हो जाए। Which of the following amendment to the Constitution for the first time made it obligatory for the President to act on the advice of the Council of Ministers? संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य बनाया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा, तो वो 42वां अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट था। इसके बाद में आ जाता है इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ, भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है, फेडरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो कनाडा पे बेस्ड है। इंडिया में जो भी फेडरेशन है वो कनाडा से उसका फीचर्स लिए गए हैं। अगला है भारतीय संविधान में सहायक एकात्मक विशिष्टताओं के साथ एक एकात्मक राज्य की स्थापना की, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, हु सेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड अ यूनिटरी स्टेट with subsidiary federal features rather than federal state with subsidiary unitary features। तो ये बात किसने बोली थी, स्टेटमेंट किसने बोला था, ये केसी व्हीलर ने बोला था, ठीक है। और ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं और अपने माइंड पर ये एक स्टेटमेंट को के कीवर्ड्स को ध्यान रखते हुए आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको रिकॉल करने में ईजीनेस हो जाए।